पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं कहानी सुना रहा हूँ और वो कहानी सुनाना था हमको औरंगजेब का। हमने इसके पहले बतलाया था, पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने ये कहा था कि शाहजहाँ के 4 बेटे हैं और उन बेटों में एक बेटा औरंगजेब है। औरंगजेब, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, औरंगजेब बाप द्वारा बेटे की विनाश की पटकथा, बाप द्वारा बेटे की विनाश की पटकथा, और उस पटकथा को लिखने वाला कैरेक्टर कोई और नहीं है बल्कि उस पटकथा को लिखने वाला कैरेक्टर है औरंगजेब। अभी आपको पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ से पढ़ेगा वहाँ से पीडीएफ आपको मिलता चला जाएगा, इसलिए समझने की ज़रूरत है। इस कहानी को केवल मन लगा के समझिए। कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐतिहासिक कैरेक्टर आते और जाते हैं और कंसेप्ट आपका लाजवाब हम ही बनाते हैं, जरा समझिएगा। औरंगजेब के हैं 5 बेटे। औरंगजेब के हैं 5 बेटे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, जमरूद और अकबर। औरंगजेब के 5 बेटे कौन कौन? मुअज्जम, आजम, कामबख्श, जमरूद और अकबर। मुअज्जम, आजम, कामबख्श, जमरूद और अकबर हैं। और ये 5 बेटे औरंगजेब के जो हैं उसमें सबसे चहेता बेटा के रूप में जाना जाता है कौन? तो सबसे चहेता बेटा है इसका आजम। उसमें 2 कैरेक्टर का नाम अभी जान लो। एक का नाम हम बोल रहे हैं मुअज्जम, एक का नाम हमने कहा आजम, दूसरे का नाम है कामबख्श। कामबख्श, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, जमरूद और एक का नाम हम बोल रहे हैं अकबर। यारा कहानी की कड़ी में मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बतलाया था कि किस प्रकार औरंगजेब ने सत्ता की प्राप्ति अपने भाइयों के साथ गद्दारी करके, कत्ले आम करके उसने किया था, सत्ता प्राप्त कर लिया। मुगल काल का ऐसा एक अनोखा कैरेक्टर है जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया। ये वो कैरेक्टर है जो अपने बाप को कांधा तक नहीं दिया, लेकिन मुगल काल का शाहजहां ये वो कैरेक्टर है जिसने विश्व धरोहर ताजमहल दिया। काश शाहजहां के पास सत्ता की कड़ियां कुछ दिन और रही होती तो तय मानना कि विश्व का 8वां आश्चर्य भी यही होता और संभवतः वो शाहमहल होता। आज औरंगजेब के हाथों में सत्ता की कड़ियां हैं, आज औरंगजेब के हाथों में सत्ता की कड़ियां हैं, सत्ता उसके पास है। हमने यह भी समझाया है कि उसके पास शक करने की बीमारी है, राज जबरदस्त है और बेहतरीन तरीके से वो हर किसी पर शक करता है। यहाँ बेहतरीन तरीका मैंने जो वर्ड यूज किया इसका मतलब है कि जबरदस्त महान शकी है। उसी में हमने यह भी बतलाया था कि एक बार उसको बीवी ने उसको सलाह दिया था कि दक्षिण भारत में के चक्कर में तू कहीं उत्तर भारत ना खोदो। यारा इतना ही कहने के एवज में उसको जेल की सजा दे दी गई थी। अब कहानी का क्रम आगे है। औरंगजेब के हाथों में सत्ता है और औरंगजेब का एक बेटा है जिस बेटे का नाम अकबर है। ये औरंगजेब का एक बेटा है जिस बेटे का नाम अकबर है और अकबर भी इंतज़ार कर रहा है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन कब आएंगे? अकबर की निगाह में अच्छा दिन तब आएगा जब औरंगजेब की मृत्यु होगी और औरंगजेब के मरने का कहीं दूर दूर तक कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रहा है। तो अकबर यहाँ पर एक षड्यंत्र रचता है। अकबर षड्यंत्र रचता है यही कि औरंगजेब की हत्या कैसे की जाए, और हत्या करने की योजना बनाने के उद्देश्य से वो दक्षिण भारत जाता है, क्योंकि औरंगजेब ही वो कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर ने जजिया कर लगाया था। औरंगजेब ही वो कैरेक्टर है जिसने धार्मिक धर्मों के ऊपर रोक लगाया था, हिंदू पर्व त्योहारों के ऊपर रोक लगाया था, मंदिरों को तोड़ने से परहेज नहीं किया था। लेकिन विडंबना तो देखिए, औरंगजेब ही वो कैरेक्टर है जिसके कालखंड में हिंदू पदाधिकारियों की तादाद सबसे ज़्यादा थी, लेकिन थे अंदर से लोग दुखी। इस चीज़ को अकबर बड़ा बढ़िया से जानता था। इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है कौन? तो औरंगजेब, अकबर। अकबर इस चीज़ को जानता है कि लोग जो उच्च पदों पर हैं, बहुत सारे हिंदू अधिकारी ऐसे हैं जो अंतःकरण से बहुत दुखी हैं औरंगजेब से। इसलिए वो दक्षिण भारत जा कर के तमाम उच्च अधिकारियों से मिलता है जो हिंदू हैं, जो औरंगजेब विरोधी हैं, जो उसके बाप का विरोधी है ठेठ शब्दों में, और सबों को एक ही चीज़ समझाता है कि यारा एक काम करोगे? सबों ने कहा क्या? तो मेरे बाप का कत्ल करोगे? सबों ने कहा कि लाओ तो सही, बिरयानी बनाएंगे। अब समस्या ये थी कि औरंगजेब को दक्षिण भारत ले कैसे जाया जाए। यही शक जो अब हमने समझाया था उसको दक्षिण भारत ले जाता है। यारा अकबर आता है दिल्ली की, और दिल्ली आने के बाद अपने ही पिता के खिलाफ बगावत करता है, और जब बगावत करता है तो यारा औरंगजेब जैसा कैरेक्टर किसी बागी तेवर वाले व्यक्ति को स्वीकार कर सकता है क्या? छोटी सी सैनिक टुकड़ी अकबर के पास, मतलब इमेजिन कर लो ना कि 100-150 की तादाद में लेकर के और अकबर जो है बगावत करता है।
अब 100-150 के सैनिक को मारने के लिए 1500-2000 हज़ार सैनिक बहुत है। अब अकबर भाग रहा है, पीछे से औरंगजेब पीछा कर रहा है, आगे अकबर है, पीछे औरंगजेब है, आगे अकबर है, पीछे औरंगजेब है। लेकिन अकबर भी भागता था बड़ा डिजाइन से, भागने के लिए नहीं भागता था, वो पीछा करवा रहा था। अगर कहीं दूर जाता और लगता कि कहीं खोजते हुए औरंगजेब भटक तो नहीं जाएगा, तो एक इंडिकेशन दे देता था कि अकबर इधर भागा है, और भागते अकबर चला जाता है दक्षिण भारत। जब तक औरंगजेब के एरिया में अकबर था तब तक एक तरह से मोबाइल की भाषा में कहूँ तो अकबर नॉट रीचेबल था। लेकिन जैसे ही अकबर दक्षिण भारत गया वैसे ही अकबर आ गया फुल टावर में और औरंगजेब चला गया नॉट रीचेबल वाले मोड में। बात को समझोगे? जब दक्षिण भारत जाता है औरंगजेब और वहाँ जाने पर उसको इस बात की जानकारी मिलती है कि अकबर बगावत किया नहीं है, बल्कि अकबर बगावत करने के बहाने से हमको दक्षिण भारत बुलाया है। यारा औरंगजेब का पूरा टावर छोड़ दिया, लगा कि जो खुद षड्यंत्रकारी इतना बड़ा हो उस पर कोई षड्यंत्र रच ले। जरा बात को समझोगे? हमको लगता है कि औरंगजेब को उस समय लगा होगा कि अकबर वाकई मेरा ही बेटा है। दक्षिण भारत चला गया। औरंगजेब के पास सैनिक टुकड़ी के नाम पर 1500-2000 हज़ार की सैनिक टुकड़ी है। ये घटना का जो मैं वर्णन कर रहा हूँ ये 1681 की है। चर्चा इस कड़ी को, इस प्रकरण को दिमाग में रखना, आगे बड़ी बेहतरीन कंसेप्ट आएगा। अब आगे होता है क्या? आगे होता है ये कि अब औरंगजेब फंसा मान रहा है, क्योंकि यारा वो जमाना नहीं था रेल का, वो जमाना नहीं था हवाई जहाज का कि गए एकदम साए से गए धाए से सैनिक लिए चले आए। बम वर्षक विमान का दौर नहीं था। दिल्ली से आना, सैन्य को बुलाना बड़ा लंबा वक्त लग जाता। मतलब औरंगजेब मान चुका है, औरंगजेब हार चुका है, औरंगजेब को लग चुका है कि मेरी मृत्यु तय है और शाश्वत सच है। हालात बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही, बदले हालात और परिस्थिति के दौर में एक ऐसा कड़ी आ जाता है कि अब औरंगजेब करे तो करे क्या, आखिर बाप बाप होता है। उसी दरमियान क्या करता है औरंगजेब? एक चिट्ठी लिखता है अकबर के नाम, कहता है कि अब क्या किया जाए। तो वही चिट्ठी लिखता है कि प्यारे पुत्र अकबर, यहाँ आने पर पता चला कि तुमने विशाल गठबंधन की एक सेना बनाया है जिसमें बहुत सारे लोग और उच्च अधिकारी जो मेरे ही टुकड़ों पर पलते हैं, मेरे ही दिए गए पैसे पर परवरिश करते हैं, मेरे ही द्वारा दिए पद से समाज में शोहरत पाते हैं। यार अब मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रचता है। अगर तू ये बगावत ना करता तो हम जान नहीं पाते। ध्यान रखना अकबर, हम लोग यहाँ वर्ड यूज किया है, हम दोनों पिता पुत्र दोनों पूर्व आधारित योजना के मुताबिक अपने योजना को जमीन पर उतारेंगे। ये चिट्ठी अकबर औरंगजेब ने लिखा, अकबर के नाम लिखा और अकबर के पास भिजवाया। और संदेश वाहक को कहा औरंगजेब ने कि रास्ते में जो जो मिलेगा उसको पढ़ने मत देना, पहली बार। दूसरी बार जैसे ही वो चिट्ठी मांगे खटाक से पढ़ाना और उसको एक बात कहना कि ये बात किसी को मत कहना। अब बतलाओ यारा, तमाम गठबंधन के लोग तैयारी में हैं कि औरंगजेब आया है, मारेंगे, अकबर सत्ता बनेगा, ऊंच पद को पाएंगे। बहुत तरह की बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी उम्मीदें, अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब के आतंक से आतंकित तो थे, इसलिए मुक्ति भी चाहते थे। परिणाम क्या हुआ जानते हो? सबने जब चिट्ठी पढ़ी तो सबको शक हो गया, क्योंकि जमाना जानता था कि औरंगजेब बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है। अब सबको लगा कि हो सकता है ये दोनों पिता पुत्र का मिली भगत है, ना जाने कहानी कैसा तीखा मोड़ लेगा। यही कारण था कि सब चिट्ठी पढ़ा और पढ़ने के बाद सब इस उम्मीद में था कि इस पर अकबर की प्रतिक्रिया क्या होगी। यारा चिट्ठी अकबर के पास पहुंची, अकबर ने उस चिट्ठी को पढ़ा। पढ़ने के बाद सबों को उससे रिएक्शन लेना था कि कहना क्या चाहता है। हुआ यूं कि अकबर ने चिट्ठी पढ़ने के बाद चिट्ठी को फाड़ दिया और फेंक दिया। अब सबों को लगने लगा कि निश्चित रूप से बाप बेटे का षड्यंत्र है, और लोगों को ये कहना आरंभ किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह स्टेटमेंट अकबर का था। चिट्ठी फाड़ा जाना और ये सब किया जाना, ये सारा वो वाक्यांश था जो लोगों को लगा कि बाप बेटे का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें शिकार हम लोग हैं। गठबंधन टूट गया, अकबर छूट गया। अब अकबर कभी कान पकड़ के उठे बैठे, कभी कुरान पर हाथ रख के कसम खाए कि मेरे बाप के षड्यंत्र के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन उसकी बात को कोई भरोसा करने वाला नहीं रहा। अब क्या हुआ? अब हुआ यूं कि अकबर तब कहने लगा कि कोई सर छिपाने का जगह तो दो। उस वक्त शिवाजी का बेटा है संभाजी, इस पॉइंट को दिमाग में भी नोट डाउन कर लेना। शिवाजी का बेटा है संभाजी,
वो उसको शरण देता है। लेकिन अकबर जानता था कि हम अपने बाप से पार नहीं पाएंगे। वो महाराष्ट्र से पैदल भागता है बाबू और इराक चला जाता है। घटना हमने कहा 1681 का है। 1681 से लेकर 1707 तक अप टू मृत्यु तक, मतलब तुम जोड़ सकते हो कि मोटे तौर पर 26-27 साल की समयावधि उसने दक्षिण भारत में बिताया। और इस कालखंड में उसको जब लगातार विभिन्न जंगों में फंसा रहा, और इस दरमियान औरंगजेब को जब एहसास होता है कि कहीं दक्षिण भारत के चक्कर में मैं उत्तर भारत को ना खो दूं, तो वो वापस रिटर्न बैक दिल्ली की ओर मूव करता है। और अंततः महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद फकीर बुरहान उद्दीन के आहते में उसको दफन कर दिया जाता है। फकीर बुरहान उद्दीन के आहते में उसको दफन कर दिया जाता है। लेकिन तब जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु की सूचना मिलती है, स्थिति करवट लेती है। उस वक्त औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा मुअज्जम काबुल में होता है। औरंगजेब का चहेता बेटा है आजम, इसके शासक बनने की उम्मीदें प्रबल है। और उन परिस्थितियों में मुअज्जम मूव करता है काबुल से और एक नया इतिहास रचने को आतुर होता है। एक जंग होगा दो भाइयों के बीच, और एक कहानी का प्लॉट इस औरंगजेब ने तैयार कर दिया। अपने ही पुत्रों पर आशंका जाहिर कर, अपने ही पुत्रों को योग्य प्रशासनिक क्षमता ना दे करके कह सकते हो कि उत्तर मुगल काल की एक ऐसी पटकथा औरंगजेब ने लिख दिया जिसको बिखरने से कोई रोक नहीं सकता, और अंततः मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। इस कहानी के बाद का जो प्रकरण आएगा वो प्रकरण बेहद लाजवाब और उम्दा होगा। यहाँ से सच्चे अर्थों में कहिए तो कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा जय हिंद, जय भारत। अभी चैनल नया है, ज़रूरत है आपके सब्सक्राइब करने की। इसको आप मेरा आग्रह समझें, आप स्वयं करें और औरों से भी कराएं। जय हिंद, जय भारत।